हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्लियामेंट के जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक में उसमें से किस तरह से प्रीलिम्स फैक्ट को आपको निकालना है, किस तरह से आपको वन लाइनर क्वेश्चन क्रिएट करने हैं और प्लस कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लूप में हमेशा हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में बहुत ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं लेकिन आते आपकी बुक से ही हैं। तो वो आपको किस तरह से फाइंड करने हैं, किस तरह से क्रिएट करने हैं, तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज आप मेरा वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी चाहता है कि मैं ऐसी सीरीज फिर से लेके आऊं, वापस से इसी को आगे कंटिन्यू करूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन विद पीटी फैक्ट्स, यानी कि मैं आपको कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि हमेशा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा बार बार आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी संसद के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, यानी कि जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर हमारा ये कहता है कि भारत के संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बस क्या है कि आपको कितना पढ़ना है ये आपको फिल्टर करना होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ये ना सोचे कि आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपकी सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर यूपीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत की बुक सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटी की बेस मजबूत करना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। दूसरा है कि संसद के कितने सदन है? दो सदन आपको पता ही है, राज्यसभा लोकसभा। संसद के किस सदन के प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी कि जहां पे इनका डायरेक्ट चुनाव होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन यानी जिसको विघटित नहीं किया जा सकता वो कौन सी है? राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद का जिसका पावर काम करती है वो कौन है? राष्ट्रपति। संसद को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, यानी कि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल किसे कहा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कि संसद को, इससे आपको याद रहेगा। उसके रहता है संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, हमेशा इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा के पूछा जाता है जिसमें उपराष्ट्रपति भी ऐड कर दिया जाता है हमेशा ऑप्शन में। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो संसद के 3 जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद आता है राज्यसभा कौन सा है? उच्च सदन है। लोकसभा आपका निचला सदन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। ये तो आपके संसद के बेसिक क्वेश्चन थे। मैं अकॉर्डिंग टू बुक चल रही हूँ, इससे उसमें आता है पहले राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में इसमें क्या दिया गया है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपकी कितनी होती है? 250। अभी मैंने वर्तमान नहीं बताई है इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अधिकतम संख्या होती है 250। अगर आप चाहे तो इस तरीके से इसका चार्ट भी बना सकते हैं, आपको याद रहेगा इससे कि संघ और राज्य क्षेत्र के कितने होते हैं? 238। तो आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं वो कितने होते हैं? 12। तो आप जब इसका टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 250। उसके बाद आता है, मैंने बीच में लाइन इसीलिए खींची हुई जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अधिकतम कितनी है और वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में कितने हैं आपके? 245। सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्यों का, जो सदस्य जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितने हैं? 229। उसके बाद राज्य संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया? राज्यों का, यहाँ पे संघ राज्यों का। उसके आता है राष्ट्रपति जिनको चुनते हैं, राष्ट्रपति जी। तो ये हमारे कितने हो गए? 12। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? अधिकतम संख्या की। यहाँ पे क्या बात हो रही है? वर्तमान स्थिति की। इसीलिए मैंने बीच में लाइन क्लियर करी हुई है जिससे आपको क्लियर हो जाए। उसके हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि राज्यसभा के बारे में बताती है कि राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन बताया गया है कि इसमें 4th शेड्यूल में, यानी कि 4थी अनुसूची में।
राज्यों के लिए उनकी सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। इसीलिए कहा गया है कि राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि राज्यों की जो सीटें हैं वो सब डिपेंड करती हैं कि उनको कितनी जनसंख्या को कंट्रोल करना है, कितनी जनसंख्या पर शासन करना है। तो ये डिपेंड करता है राज्यों की उनकी सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। उसके बाद है 9 संघ राज्य क्षेत्रों में सिर्फ 3 के प्रतिनिधि राज्यसभा में है, यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इन्हीं के 3 के प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में है। उसके बाद है अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं है। तो अमेरिका सीनेट जो है वो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सीनेट किसको कहा गया है? अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस के अंतर्गत जो सीनेट है वो ऊपरी सदन आता है। जैसे कि यहाँ पे हम राज्यसभा को कहते हैं, वैसे ही अमेरिका में सीनेट किसको कहा जाता है? ऊपरी सदन को। ठीक है, उसमें कोई भी नामित सदस्य नहीं होता, ये भी आपका एक पीटी फैक्ट ही है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का नामित या नाम निर्देशित करता है जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा। इसका मतलब ये है कि जो 12 लोगों को राष्ट्रपति जी चुनते हैं वो उनकी स्पेशलाइजेशन के आधार पर चुनते हैं, यानी कि उनकी क्या ऐसे स्पेशल स्किल्स हैं जो कि जिनके आधार पर वो उनका चयन करते हैं। उसके बाद आता है लोकसभा। मैंने आपको राज्यसभा पूरा डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, प्लस मैंने आपको संसद की एक जो बेसिक चीजें हैं अकॉर्डिंग टू बुक वो मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं लोकसभा पे। सेम वैसे ही जैसे कि आपका राज्यसभा में था वैसे लोकसभा में है। कितने होते हैं? आपकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 452। उसके बाद राज्यों का प्रतिनिधि कितने करते हैं? 530। संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि कितने करते हैं? 20। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 530 प्लस 20 यानी कि 550, यानी कि अभी भी 2 पेंडिंग है, यानी कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं। ठीक है, इनको किसके द्वारा किया जाता है? इनको राष्ट्रपति जी चुनते हैं। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? 545। इसमें राज्यों का जो प्रतिनिधि करते हैं वो कितने हैं? 530। उसके बाद इसमें कितने बचे? 15, यानी कि 13 हो गए संघ राज्य क्षेत्रों के और 2 हो गए आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है, उसके बाद मत देने की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अधिकतम संख्या की बात करते हैं तब भी वहां पे 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं उनको राष्ट्रपति जी चुनते हैं, ये एक कॉमन चीज है। और जो वर्तमान की बात करी जाती है उसमें भी सेम प्रोसीजर है। उसके बाद आता है कि मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया है? तो 61 संविधान संशोधन में। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया है संसद, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। उसके बाद आता है कि अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होती तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को, यानी कि अगर एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिले तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति जी 2 लोगों को नामित या फिर निर्देशित कर सकते हैं, यानी कि चुन सकते हैं। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इस उपबंध को यानी कि इस प्रोविजन को कब लागू किया? 2020 तक बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया है? यानी कि 95th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं लोकसभा में चुनाव की प्रणाली क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या गया है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो। ठीक है, उसके आधार यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या, ये प्रोविजन वहां लागू नहीं होता है जहां पे जो जनसंख्या है वो 60% से 60 लाख से कम हो। यहाँ पे लाख मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पे ठीक है।
उसके आता है लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2000 तक स्थिर कर दिया गया है। तो कब स्थिर करा गया है? आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। उसके बाद है इस प्रतिबंध को, यानी कि जो प्रतिबंध लगाया गया है इसको 84 संविधान संशोधन 2001 में 25 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। किसके लिए? यानी कि लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, पहले तो हमने ये पढ़ा है कि सीटों का आवंटन के बारे में, ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात तो सभी राज्यों के लिए एक ही हो। उसके बाद लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटें आरक्षित किसके लिए की गई है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। उसके बाद ये आरक्षण कब तक के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए। लेकिन ये क्या होता है, ये हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इस आरक्षण को 2020 तक के लिए भी बढ़ा दिया गया है। कब बढ़ाया गया है? आपका 95th वो क्या कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, 2009 में। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपका एक पार्ट 1 क्लियर करा। आप ये मत सोचेगा कि पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि ये पार्ट 1 है। सो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि मैं आगे की और सीरीज लेके आऊं। तो मैं इसी तरीके से ही पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगी और आप अपने बुक से जो एक शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन है उनको खुद निकाल सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।